हाँ जी दोस्तों, तो अगेन शुरू कर रहे हैं अपनी क्लासेस को। हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म किया था सेक्शन नंबर 12 और अब सेक्शन नंबर 13 से शुरुआत करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। हमारी क्लासेस बहुत ही सही और बैक टू बैक चल रही थी, बट आपको पता ही है ड्यू टू कोविड सारी चीजें डिस्टर्ब हुई है। सभी लोग इसको फेस कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, तो उसी रीजन से हमारी क्लासेस भी कहीं ना कहीं बीच में इंटरप्ट हुई और हमें उसको रोकना पड़ा। बट अब एक थोड़े से डिफरेंट मैनर में, लेकिन वही क्लासेस जहां छोड़ी थी हमने उसी के आगे से इसको लेके चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। बस इसके अंदर जो आपको थोड़ा सा, अगर मैं कहूं कि व्यू करने में थोड़ा सा जो फर्क आएगा वो ये कि आपको जो यहाँ पे सिर्फ दिखाई देगा वो दिखाई देगी स्क्रीन, जिसमें आपको पीडीएफ दिखाई देगा और साथ ही में आपको दिखाई देगा मेरा ये पेन, जिससे हम सारी चीजों को समझ के चलेंगे। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है अनइवन लगे, बट स्टिल अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे और रेगुलर तरीके से जैसे आप पीछे देखते हुए आ रहे थे क्लासेस को वैसे ही देखते हुए चलेंगे, तो एट द एंड बहुत ही स्मूथली आपका कोर्स खत्म होगा और आपको बिल्कुल भी ये पता नहीं लगेगा कि आपने ये क्लासेस घर बैठे देखी है और किसी भी टाइप से कॉन्सेप्ट को लेके, क्वेश्चन आंसर्स को लेके या किसी भी प्रोविजंस में कोई भी ऐसी दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। बस शर्त यही है कि जब भी आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो अपने साथ पेन, रजिस्टर, अपनी किताब लेके बैठेंगे और बिल्कुल मतलब एक कंटिन्यूएशन के साथ साथ, अनलेस अदरवाइज एक टॉपिक खत्म हो, आप उसको बीच बीच में ब्रेक नहीं करेंगे। जनरली क्या है कि ऑल्दो हम जो वीडियोस खुद बना रहे हैं वो पार्ट्स में बनाएंगे, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि आपने 5 मिनट देखा फिर ब्रेक ले लिया, फिर 5 मिनट देखा फिर ब्रेक ले लिया। इस टाइप की आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी है। कंटिन्यूअस जो कोशिश करना है कि एक वीडियो को एक बार में खत्म करें। और अगर कोई इसकी कंपाइलेशन को देख रहे हैं तो आपको खुद से एक अंदाजा लगा लेना है कि यहाँ पे एक टॉपिक एंड हुआ है तो मैं अब ब्रेक ले सकता हूँ। बीच बीच में डिस्टर्ब ना करें अपने आप को, उससे आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आपको फील होगी एंड में जाके। चलिए जी, तो इधर उधर की बातें को छोड़ते हुए पढ़ाई पे लगते हैं। सेक्शन नंबर 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म किया, जो कि था हमारा सेक्शन नंबर 12। अब इस सेक्शन नंबर 12 के अंदर हमने 6 सब सेक्शन देखे थे, 1 से लेके 6 तक हमने सब सेक्शन देखे थे। सिमिलर मैनर में आपको सेक्शन नंबर 13 में भी 6 सब सेक्शन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सिमिलर मैनर के अंदर। जैसा सब सेक्शन नंबर 1 था और जैसा सब सेक्शन नंबर 6 था, कहीं ना कहीं वही चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बिल्कुल माइनर डिफरेंस है प्रोविजन के अंदर। मतलब कि गुड्स के टाइम पे जब हम टाइम ऑफ सप्लाई देखते थे और जब सर्विसेज के टाइम पे हम टाइम ऑफ सप्लाई को देखेंगे तो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है उसके अंदर। इतना माइनर है कि अगर आपने गुड्स वाले को सिर्फ एक बार हल्के सिरे से सुना था, अगर गुड्स वाली वीडियोस को अगर आपने एक बार हल्के सिरे से सुना था, ज्यादा उसके डीप में नहीं गए थे, तो जब आप सर्विसेज वालों को अब आप देखोगे मेरे साथ तो आपको लगेगा कि मोर और लेस सेम ही है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत माइनर से कुछ अलग हुआ, अदरवाइज मोर और लेस सेम ही है। तो इसलिए इस टाइप की दिक्कत को दूर करने के लिए जैसे हमने गुड्स को खत्म किया वैसे हम पहले एक बार सर्विसेज को खत्म करेंगे और उसके बाद इसका करेंगे एक रिवीजन। और उस रिवीजन में हम दोनों को देखेंगे सिमिलर पॉइंट वाइज। मतलब कि हम सबसेक्शन नंबर जब 1 देखेंगे गुड्स का तो सबसेक्शन नंबर 1 देखेंगे किसका, सर्विसेज का। फिर जब सबसेक्शन नंबर 2 देखेंगे हम गुड्स का तो सेकंड ही देखेंगे किसका, सर्विसेज का। 3 देखेंगे तो 3 सर्विसेज का भी होगा, 4 गुड्स का तो 4 सर्विसेज का भी होगा, 5 गुड्स का तो 5 सर्विसेज का भी होगा और 6 गुड्स का तो 6 सर्विसेज का भी होगा। ऑल्दो ये तीनों जो सबसेक्शन है, चाहे वो गुड्स के हो चाहे वो सर्विसेज के हो, वो सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है। और जो पहला है ये भी आपका बिल्कुल सेम है, क्योंकि पहले के अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी डिफरेंस है प्रोविजन गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई निकालते वक्त और प्रोविजन सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई निकालते वक्त, वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है सबसेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर। आपको पता है सबसेक्शन नंबर 2 जो है वो बात करता है किसका, फॉरवर्ड चार्ज का, और जो सबसेक्शन नंबर 3 है वो बात किसका करता है, रिवर्स चार्ज का। तो थोड़ा बहुत फंडामेंटली यहां पे डिफरेंस है, अदरवाइज और कोई मेजर डिफरेंस यहां पे नहीं है। तो पहले बैक टू बैक सर्विसेज वाले प्रोविजन को देखते हैं और उसके अंदर भी पहले हम स्टैच्यूटरी प्रोविजंस को देखेंगे, उसके बाद उसकी एनालिसिस को देखेंगे और उसके बाद जो भी गुड्स के हमारे 6 सबसेक्शन है और जो सर्विसेज के 6 सबसेक्शन है उनको कंपेयर करते हुए एट लास्ट समझेंगे, ताकि आपको पूरे चैप्टर का क्रक्स जो है वो वहां पे मिल जाएगा, दोनों सेक्शन का, सेक्शन नंबर 12 का भी और सेक्शन नंबर 13 का भी। फिर एट लास्ट हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स की, जिससे और डीप में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलिए जी तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसेक्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो आपको पता ही है कि जैसे सेक्शन नंबर 12 के सबसेक्शन नंबर 1 ने कुछ नहीं कहा था, वैसे ही सेक्शन नंबर 13 के सबसेक्शन 1 भी जो है वो भी कुछ खास नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है, पढ़िए जरा।
The liability to pay tax on services shall arise at the time of supply as determined in terms of the provision of this section। मतलब जो इस सेक्शन के अंदर प्रोविजन बताया जा रहा है उसको आपको ध्यान में रखते हुए टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो कैलकुलेट करना है, और जब आप टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर लोगे तो उसके बेसिस पे आपका लाइबिलिटी जो होगी टैक्स पेमेंट की वो अराइज हो जाएगी। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि भैया टाइम ऑफ सप्लाई हम निकालते ही इसीलिए है ताकि बेस्ड ऑन दैट हम टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी डिटरमाइन कर सकें, ये फाइंड आउट कर सकें कि कब कितना कैसे जमा करना है टैक्स को। ठीक है, तो बहुत एसेंशियल बातें नहीं कह गया। सबसेक्शन नंबर 1 यही सेम टू सेम बात कह रहा था आपका जब हमने सेक्शन 12 का सबसेक्शन नंबर 1 देखा था ना। अगला पॉइंट आता है आपका सबसेक्शन नंबर 2। ये क्या बात कह रहा है? कह रहा है द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। कह रहा है इनमें से जो भी सबसे पहले होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। कौन कौन सी बातें? पहला, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन नंबर 31 और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पहली बात क्या कह रहा है कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस डेट पे आपने इनवॉइस इशू किया वो डेट, और जिस डेट पे आपको पेमेंट रिसीव्ड हुई है वो डेट, उनमें से जो भी अर्लियर होगा वो डेट आपका माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। पहला पॉइंट। साथ ही में यहां पे ये कह दिया इसने कि ये तब देखना है आपका जब जो इनवॉइस इशू किया गया है वो इशू किया गया है विद इन द पीरियड जो भी सेक्शन 31 प्रिस्क्राइब करता है। मतलब क्या है कि जब आप सेक्शन नंबर 31 देखोगे कि इनवॉइस इशू करने की क्या पीरियड है, तो उसमें कहा गया है कि भैया जो आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस है, मतलब जो आपने सर्विसेज थी वो जब आपने कंप्लीट कर दी तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है, और बैंकिंग एनबीएफसी के केस में 45 डेज है। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लॉज ए है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया अगर जो ये 30 डेज की परंपरा है या 45 डेज की परंपरा है, अगर आपने उसके भीतर अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया था तो वो उस इनवॉइस की डेट ले लो, और दूसरा जिस दिन आपको पेमेंट रिसिप्ट हुआ उसकी डेट ले लो, और उसमें से जो भी अर्लियर होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना। ठीक है सर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर आपने 30 दिन या 45 डेज की जो परंपरा सेक्शन नंबर 31 बता रहा है, अगर उसके अंदर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कह रहा है क्या? द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। कौन सी डेट लेनी है आपको? प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट लेनी है। प्रोविजन ऑफ सर्विस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब आपकी सर्विस जो आप दे रहे थे, जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा था सर्विस प्रोवाइडर, उसने अपनी सर्विस देना जब समाप्त कर दिया, कंप्लीट हो गया आपका काम, उसको कहते हैं हम प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, ये कब लेना है इस डेट को? इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन नंबर 31। मतलब जो सेक्शन नंबर 31 पीरियड प्रिस्क्राइब कर रहा है, अगर इसके भीतर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो इनवॉइस की डेट लो, रिसिप्ट की डेट लो, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर इसके भीतर आपने नहीं किया तो उस केस में हम देखेंगे प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर, सेम टू सेम। ठीक है, तो यहां पे दो बातें निकल के आई। आप अगर गुड्स को याद करोगे, ऑल्दो मैं बार बार कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि इसका कंपैरिजन हमें एंड में पढ़ना है, बेकार में हमारा एक कंटेंट लेंदी हो जाएगा, बट अगर थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं तो गुड्स के केस में आप क्या देखते थे कि इनवॉइस जिस दिन इशू हुआ या फिर इनवॉइस जिस दिन इशू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन नंबर 31, जिसके अंदर 30 या 45 दिन की बात नहीं होती थी, उसके अंदर डिलीवरी की बात होती थी कि गुड्स आपने डिस्पैच कर दिया, डिलीवर कर दिया, सामने वाले के यूज में वो आ गया, वो उसको यूज कर सकता है, उसकी कस्टडी में वो चला गया, तो उस डेट को हम मान लेते थे कि इनवॉइस की डेट ही होनी चाहिए। अब उस डिलीवरी के दिन या फिर उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना होता था गुड्स के केस में। ठीक है, तो हमने वो देखा था, और साथ ही में वहां पे भी पेमेंट रिसिप्ट की बात हुई थी और विच एवर इज अर्लियर वाला कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। यहां पे कह रहा है कि भैया इनवॉइस इशू कर दिया तो आप इनवॉइस की डेट ले लो, लेकिन इनवॉइस कब आपने इशू किया हो? विद इन दी पीरियड प्रिस्क्राइब्ड एज पर सेक्शन नंबर 31। और अगर आपने 31 के हिसाब से नहीं किया, ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन इनवॉइस, मतलब जिस दिन आपका सर्विस खत्म हुआ उससे आप कोई दिन गिनोगे, या फिर जिस दिन सर्विस खत्म हुआ उसी दिन को हम मान लेंगे अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड एज पर सेक्शन नंबर 31। ऐसा कुछ नहीं कह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या डिफरेंट है कि भैया यहाँ पे अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया सेक्शन 31 के हिसाब से तो वो डेट रिसिप्ट की डेट विच एवर इज अर्लियर। अगर इशू नहीं किया तो आप फिर जब मर्जी इशू करो इनवॉइस, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसको देखेंगे? प्रोविजन ऑफ सर्विस को, कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट क्या है, विच एवर इज अर्लियर, उसको हम मान लेंगे क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। तीसरा पॉइंट क्या आता है? द डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट।
मतलब कि भैया अगर हम क्लॉज ए भी नहीं लगा पा रहे हैं, क्लॉज बी भी नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसा कब होगा? जब आपको इनवॉइस की डेट नहीं पता, आपको प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट नहीं पता, आपको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट नहीं पता। तीनों चीजें अगर नहीं पता हो किसी केस के अंदर, हम देखेंगे ऐसा कब होता है, ऐसा एग्जांपल हमें आगे मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहा जा रहा है कि जब आप क्लॉज ए या क्लॉज बी को अप्लाई ना कर पाओ, तो उस केस में सिंपली देख लेना कि जो आपका रिसिपिएंट है, जिसको सर्विस मिला है, उसने उसको रिकॉर्ड किया होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो जिस डेट पे उसने रिकॉर्ड किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एज अ रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज, किसी डेट पे तो वो मानेगा ना कि हाँ जी मुझे ये सर्विस प्राप्त हुई है। तो जिस डेट पे उसने रिकॉर्ड कर लिया रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, उस डेट को आपको क्या मान लेना है? टाइम ऑफ सप्लाई की डेट। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये रेसिड्यूरी पार्ट हो गया कि ए और बी अगर ना लगे तो क्लॉज सी के हिसाब से आप इस तरीके से काम कर लोगे। ठीक है सर, आगे बढ़ो। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ taxable services receives an amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice relating to such excess amount। ठीक है, ये क्या सुना सुना लग रहा है? अगर सुना सुना लग रहा है तो ये बिल्कुल सेम है, इसके अंदर कोई चीज नहीं है। ना गुड्स के अंदर कुछ अलग कहा था, ना सर्विसेज के अंदर कुछ अलग कह रहा है। यही बात कही गई थी गुड्स के प्रोविजन के अंदर, सेक्शन नंबर 12 के प्रोवाइजो के अंदर भी यही बातें थी। क्या ये बात एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि भैया अगर ऐसा हुआ कि सपोज जो आपका इनवॉइस था वो था 4900 का और सामने वाले ने आपको लेट से पेमेंट कर दी है 5000 रुपीज। ऐसा होता है कई बार कि सपोज आपका टेलीफोन का बिल था 4900 का, आपने लमसम में 5000 पे कर दिया और सामने वाला जनरली जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, अगली बार जब आपको इनवॉइस इशू करेगा तो उसके अंदर वो 100 रुपीज को एडजस्ट कर लेगा। ऐसा होता है जनरली। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या कि अगर ऐसा हुआ है कि जितना भी आपका इनवॉइस था उससे आपको एक्सेस अमाउंट मिला है और वो एक्सेस अमाउंट जो है वो है अप टू 1000 रुपीज, 1000 रुपए तक का अगर एक्सेस अमाउंट मिलेगा तो उस केस में जो सप्लायर होता है उसके पास ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन है कि आप जो डेट ऑफ इनवॉइस होगा ना उसको मान सकते हो टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस प्रोविजन में जाएंगे तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, तो पैसे तो आपको पहले मिल गए, ये 100 रुपए तो आपको आज मिल गया। अब इनवॉइस तो आप इसका जाके कल परसों कभी इशू करोगे, तो उस केस में इस 100 रुपए को आज ही टैक्सेबल कर लेना चाहिए था। लेकिन ये क्योंकि अप टू 1000 रुपीज है तो इसके लिए यहां पे सप्लायर को क्या दे दी गई, छूट दे दी गई कि भैया तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो इस 100 रुपए के ऊपर आज टैक्स पे कर दो जब तुम्हें रिसिप्ट हो गया। अदरवाइज जब भी फ्यूचर में इस 100 रुपए का तुम इनवॉइस इशू करोगे, ऑब्वियसली अगले मंथ में इशू होगा। अगर हम साइक्लिक बात करें तो टेलीफोन सर्विस की अगर बात करें तो अगले मंथ में इसका इनवॉइस इशू होगा जहां पे 100 रुपीज को क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। तो ये सप्लायर के ऑप्शन पे है कि वो जब भी फ्यूचर में इसका इनवॉइस इशू करेगा इसके ऊपर वो टाइम ऑफ सप्लाई उसको तब मान सकता है और ऑब्वियसली टैक्स भी उसके ऊपर वो तब पे कर सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ कब होगा, जब जो डिफरेंस है वो अप टू ओनली 1000 रुपीज है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है तो इसके लिए यहां पे ऑप्शन एक तरीके से दे दिया गया सप्लायर को कि भैया तुम चाहो तो इसमें इस तरीके से अपने प्रोविजन को इग्नोर करते हुए अप टू 1000 रुपीज इस प्रोविजन को अप्लाई कर सकते हो कि जब भी तुम इनवॉइस इशू करो उस डेट ऑफ इनवॉइस को ही आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना, पेमेंट का पंगा आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है सर, एक्सप्लेनेशन आता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड बी, जो हमने ऊपर दो क्लॉजेस देखे कि भैया अगर एज पर सेक्शन 31 इनवॉइस इशू हुआ तो उसके अंदर डेट ऑफ इनवॉइस, रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, और अगर नहीं हुआ तो उसके इसमें प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, उसको लेके क्या एक्सप्लेनेशन है, देखो क्या कह रहा है। The supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or as the case may be the payment। अच्छा जी, ये पॉइंट भी याद करो, ये भी सेम टू सेम हमने पढ़ा है। क्या कह रहा है, the supply shall deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice। मतलब क्या हुआ कि हम दो चीज देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इनवॉइस और दूसरा हम देख रहे हैं पेमेंट। हम देख रहे हैं क्या, इनवॉइस, और हम क्या देख रहे हैं, पेमेंट देख रहे हैं। अब ये कह रहा है कि भैया हो सकता है कि इनवॉइस 1000 का इशू हुआ हो और सप्लाई कोई कह दे 10,000 रुपए का था, पेमेंट किसी ने 2000 रुपए दी है, सप्लाई कोई कह दे 20,000 रुपए का था। ना ना ना, ऐसा नहीं है। हम क्या मान के चल रहे हैं कि अगर किसी ने इनवॉइस 1000 रुपए का इशू किया है तो सप्लाई भी कितना किया होगा वहां पे, 1000 रुपए का। अगर किसी ने पेमेंट 2000 रुपए इशू पेमेंट की है तो उस केस में वहां पे भी सप्लाई कितना हुआ होगा, 2000 रुपए का ही हुआ होगा। मतलब हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, ये डीम करके चल रहे हैं कि सप्लाई जो है वो हमेशा इनवॉइस
या फिर जो रिसिप्ट या फिर जो पेमेंट की बात हो रही है उसके बराबर ही होगी, उससे अलग नहीं होगी। और ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। अगर मैं आपको 10,000 रुपए की सर्विसेज दे रहा हूं तो क्या मैं आपको 1,000 रुपए का इनवॉइस दूंगा? नहीं, मैं इनवॉइस भी कितने का दूंगा? 10,000 रुपए का दूंगा। अगर कोई मेरे को 20,000 रुपए दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको सर्विसेज 20,000 की मिली होगी, तभी 20,000 रुपए दे रहा है। तो इसलिए पेमेंट को या फिर इनवॉइस को, जो भी सिचुएशन आपका यहां पे बन रहा होगा, उसको आप मान के चलोगे कि वो हमेशा सप्लाई के बराबर ही है। ठीक है सर, कॉमन सी चीज थी, ये पॉइंट भी हमने पीछे पढ़ा था। दूसरा क्या कह रहा है? द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट क्या होगी? ये प्रोविजन भी आपने सेम टू सेम पीछे पढ़ा हुआ है कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हम क्या मानते हैं। तो दो बातें होती हैं। नंबर वन कि द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर, ठीक है सर, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब कि उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो सप्लायर है जिसने सर्विसेज प्रोवाइड किया है, उसके पास पेमेंट आई, तो जिस दिन उसके बैंक अकाउंट में वो पेमेंट क्रेडिट हुई एक डेट वो होगी, और उससे एक डिफरेंट डेट हो सकती है, उससे 1-2 दिन आगे की या 1-2 दिन पीछे की, जिस दिन पे उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड किया होगा, उसकी एंट्री की होगी। तो अगर ये दोनों डिफरेंट डेट होगी तो उस केस में आप रिसिप्ट की डेट क्या मान के चलोगे? तो आपको एक्सप्लेनेशन बताता है विच एवर इज अर्लियर। अगर ऐसा है कि 29 अप्रैल को आपने एंट्री करी है और 30 अप्रैल को आपके बैंक अकाउंट में आया है, तो हम कौन सी डेट लेके चलेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए? तो हम 29 अप्रैल लेके चलेंगे। 29 अप्रैल 30 अप्रैल में जनरली इशू नहीं आएगा। इशू जनरली कब आता है? ये प्रोविजन की क्यों जरूरत पड़ी है कि अगर एक डेट हो रहा है आपका 30 अप्रैल और एक डेट हो रहा है आपका 2 मई, तो उस डेट में अगर आप देखोगे विच एवर इज अर्लियर, तो अगर कोई 2 मई मानेगा तो उसके लिए उसको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। जब आप लाइबिलिटी के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि टाइम ऑफ सप्लाई से लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स किस तरीके से अफेक्ट करती है, और उसमें अगर 2 मंथ का गैप होगा तो आपको एक एडिशनल मंथ मिल जाता है टैक्स जमा करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोविजन का वहां पे महत्व ज्यादा आ जाता है जब किसी 2 मंथ के अंदर ये डेट डिवाइड हो रही हो। तो इसलिए जीएसटी के प्रोविजन में क्या कहा गया कि भैया अगला मंथ कभी भी जा रहा होगा तो हम उसको इग्नोर करेंगे, हमेशा क्या लेंगे? विच एवर इज अर्लियर। चाहे बैंक में पहले आ गया, सपोज करो 30 अप्रैल को किसी के बैंक में पैसे आ गए, वो उसकी एंट्री कर रहा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 मई को, तो हम क्या मानेंगे? बंदा बचाना चाह रहा है अपने आप को, टाइम ज्यादा लेना चाह रहा है, मोहलत ज्यादा लेना चाह रहा है टैक्स जमा करने के लिए, इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया हम तो 30 अप्रैल मानेंगे जिस दिन बैंक में आया। वो कहता जी 30 अप्रैल को मैंने बैंक में एंट्री कर दी और पैसे बैंक में आए 2 मई को, तुम 2 मई लेंगे क्योंकि पैसे तो आए नहीं थे। तो भाई साहब तुमने एंट्री क्यों करी? और एंट्री करी है तो अगेन तुमने कुछ ना कुछ झोल करना चाह रहे हो, तो इसलिए हम इस एंट्री वाली डेट को मान लेंगे। तो इन शॉर्ट आपको लेके चलना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो जाए या फिर बैंक में क्रेडिट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। ये प्रोविजन पीछे भी था, यहां भी है और आगे भी रहेगा। चलिए जी, ये हमने देख लिया फॉरवर्ड चार्ज। सबसेक्शन नंबर 2 हमने कवर किया जिसमें हमने बात की किसकी? फॉरवर्ड चार्ज की। आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, सेक्शन 31 फॉलो हुआ, इनवॉइस इशू हुआ तो इनवॉइस की रेट, रिसिप्ट की रेट, विचएवर इज अर्लियर। 31 फॉलो नहीं हुआ तो उसके इसमें प्रोविजन ऑफ सर्विस की रेट या फिर रिसिप्ट की रेट, विचएवर इज अर्लियर। नाउ सबसेक्शन नंबर 3 आता है जो कि बात करेगा किसकी? रिवर्स चार्ज की। तो यहां पे भी वही बात है, अर्लियर देखेंगे। क्या देखेंगे अर्लियर? वो देखो, इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली, इनमें से जो भी अर्लियर होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। नंबर 1, डेट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ पेमेंट आपने पढ़ लिया था, क्या मतलब होता है? डेट ऑफ पेमेंट का मतलब होता है वो डेट जिस दिन एंट्री हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिसिपिएंट के। ऑब्वियसली बात है, रिवर्स चार्ज है तो यहां पे सप्लायर से बात किसके ऊपर आ जाएगी? रिसिपिएंट के ऊपर आ जाएगी। और वो डेट जिस दिन वो बैंक अकाउंट में आपके क्या हो गया? डेबिट हो गया, विच एवर इज अर्लियर। तो मतलब मोटा मोटा क्या है? पेमेंट की डेट। रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं इसलिए आप एंट्री किसकी देखोगे? रिसिपिएंट की देखोगे। या फिर अगर बैंक अकाउंट चेक करने जाओगे तो ऑब्वियसली बात है वहां पे क्रेडिटेड नहीं देखोगे, वहां पे डेबिटेड देखोगे उसी रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट के अंदर, और उनमें से जो भी अर्लियर डेट होगी उसको मानेंगे पेमेंट की डेट। तो नंबर 1 डेट ऑफ पेमेंट। दूसरा, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier। मतलब सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया, ठीक है सर, उससे आप 60 डेज बाद की जो डेट होगी उस डेट को हम यहां पे ट्रीट करेंगे। आपको याद होगा गुड्स के केस में ऐसा क्या होता था? 30 डेज। गुड्स के केस में हमने क्या देखा था? 30 दिन देखा था। यहां पे 60 डेज है सर्विसेज के केस में। तो 60 डेज को आप बेसिकली ऐसा कह सकते हो 61st डे। 61st डे, जैसे कि हम उसमें बात करें तो उसमें हमने क्या देखा था? 30 डेज के जस्ट बाद वाली डेट, दैट मींस 31st डे। वैसे यहां पे आप क्या मान के चलोगे इसको? 61st डे जो होगा वो। तो डेट ऑफ पेमेंट या फिर इनवॉइस इश्यू होने के 61st डे में जो भी डेट आ रहा होगा, और उन दोनों में से आप कंपेयर करोगे विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो सिंपल है रिवर्स चार्ज, कुछ खास मारामारी नहीं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आपको एक यहां पे थोड़ा सा हाईलाइट अगर मैं देना चाहूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको
रिवर्स चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो गुड्स का जितना सीरियसली आपने समझा था उससे कम से कम 400 टाइम्स ज्यादा सीरियसली आपको समझना पड़ेगा। किसका? सर्विसेज का। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली आप देखोगे एग्जाम में जो रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा पूछा जाएगा आपको सर्विसेज से। क्यों? क्योंकि रिवर्स चार्ज आपने देखा है कि आपने लास्ट चैप्टर पढ़ के आए, उसके अंदर आपने रिवर्स चार्ज जितनी भी पढ़ी उसके अंदर आपने 23 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज देखी जिसको कि रिवर्स चार्ज में डील किया जाता है। और गुड्स के अंदर बात करें तो मोटा मोटा आपको थोड़ा सा एक आध पन्ने में निपटा दिया गया कि भैया जो नेसेसिटी टाइप की गुड्स होते हैं वो रिवर्स चार्ज के अंदर फॉल करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखोगे कि एक केस स्टडी दी होगी। उस केस स्टडी से पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि रिवर्स चार्ज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ऐसी पहचानने वाली सिचुएशन ऑब्वियसली बात है गुड्स में तो मिलेगी नहीं, किसमें मिलेगी? आपको सर्विसेज में मिलेगी। तो उस केस स्टडी से आप पहले पहचानोगे कि वो रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा या फॉरवर्ड चार्ज में फॉल करेगा। और जब वो रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा तो ऑब्वियसली बात है आपको टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा यूज करना पड़ेगा? रिवर्स चार्ज के प्रोविजन को यूज करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि चैप्टर 4 का भी यूज होगा, चैप्टर 5 का भी यूज होगा। तो इस तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसी वाली पॉसिबिलिटी गुड्स में बनती नहीं है, इसलिए गुड्स का रिवर्स चार्ज का जो प्रोविजन है वो नो डाउट इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन एज कंपेयर टू सर्विसेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। तो प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चंस देखेंगे, जब आप अपने एग्जाम को पलटोगे, एग्जाम दोगे, तो आप देखोगे कि रिवर्स चार्ज का पॉइंट जो होगा वो यहां से ज्यादा उठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर 4 भी आपसे पूछ लिया गया और चैप्टर 5 के प्रोविजन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसी चैप्टर के एंड में तो भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको वहां पे चौकन्ना रहना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि जब भी आप टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन के अंदर सर्विसेज का पॉइंट है, तो सर्विसेज के क्वेश्चन के अंदर ना कभी भी वो ये नहीं बताएगा कि ये फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज है। आपको वहां पे उस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को रीड करते हुए फिर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या ये जो पॉइंट बता रहा है, जो ये सर्विसेज की बात कर रहा है, क्या ये रिवर्स चार्ज में आता है या रिवर्स चार्ज में नहीं आता। तो आपको बेसिकली वो 23 हेड याद रखने हैं। और मैंने जैसा आपको बताया था कि भैया अगर ये 23 हेड के अंदर फॉल कर रहा है तो रिवर्स चार्ज है, अदर देन दैट क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। अब आपने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि रिवर्स चार्ज है या फॉरवर्ड चार्ज है, उसके बाद आप जाके टाइम ऑफ सप्लाई का रूल वहां लगाओगे, क्योंकि रिवर्स चार्ज के अंदर आपका आंसर डिफरेंट निकल के आएगा और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आंसर डिफरेंट निकल के आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन होगा। तो जब भी आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए कहा जाए तो या तो क्वेश्चन चीख चीख के कह दे कि रिवर्स चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज है, बात खत्म। नहीं कहा तो सर्विसेज के केस में आपको अपने दिमाग के तारे जो है वो जगा के रखने हैं कि भैया सर्विसेज के केस में पहले चेक करो कि ये जो सिचुएशन दी गई है ये रिवर्स चार्ज की है या फॉरवर्ड चार्ज की है। बेस्ड ऑन दैट आप अपने क्वेश्चन को आगे लेके चलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट where it is not possible to determine the time of supply under clause A or clause B, तो obviously बात है क्या करेंगे? time of supply shall be date of entry in the books of account of the recipient of supply। ठीक है, तो भैया जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो गई है, अगेन रेसिडुअरी प्रोविजन हो गया कि अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, इनवॉइस की डेट आपको पता ही नहीं है, तो आप 61 डेज कहां से कैलकुलेट करोगे? किस दिन पेमेंट आई वो आप बता ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे कैलकुलेशन होगी? तो उस केस में सीधा सीधा कहा जाएगा कि भैया जो रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई है उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इस बात का मतलब जो ये सप्लाई उसको रिसीव हुआ है उसकी एंट्री जिस दिन भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कर दी, उस डेट को हम मान लेंगे क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन ऐसा तब जब क्लॉज ए क्लॉज बी आपका पॉसिबल ना हो लगाना उस सिचुएशन में। ठीक है सर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएट एंटरप्राइज, ये अगेन एक स्टार मार्क आया विच इज नॉट इन गुड्स। ये एक अगेन जो यूनिक चीज आ रही है जो कि गुड्स के एरिया में नहीं थी। क्या कि अगर आपको सर्विसेज जो है वो किससे मिल रही है? सप्लाई बाय एसोसिएट एंटरप्राइजेस वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। एसोसिएट एंटरप्राइज बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी ही कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक फर्म है, कोई एक कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर है और एक जो है वो कहां पर है? इंडिया के बाहर में। तो ये दोनों आपस में क्या कह रहा है? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो कई बार ऐसा होता है कि एक कोई टेक्निकल सर्विसेज जो होती है वो किसी अपनी फर्म से लेता है जो कि ऑब्वियसली इंडिया के बाहर है। तो इस टाइप की सिचुएशन में आपको थोड़ा अलग तरीके से डील करना है, वहां सिंपल सिचुएशन नहीं रह जाती है। तो उसको क्या कह रहा है ये देखो, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। मतलब कि आपने सप्लाई आपको मिला है एसोसिएट एंटरप्राइज से, तो आप क्या होगे? रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। तो आपने किस डेट में उस सर्विस को जो आपने रिसीव किया उसको एंटर किया और डेट ऑफ पेमेंट उसके बदले में आपने इस बंदे को पेमेंट की होगी। ऑब्वियसली बात है एसोसिएट एंटरप्राइज है तो क्या हुआ? आपको पेमेंट तो करनी ही होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने ट्रांजैक्शन को क्लियरली शो करना ही होता है। तो एंट्री की डेट और दूसरा जिस दिन में आपने पेमेंट किया उस दिन की डेट, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी उस डेट को आप लेके चलोगे। तो अगेन बहुत टफ नहीं है,
लेकिन बस इतनी सी बात है कि भैया ये सिचुएशन याद रखो कि अगर एसोसिएट इंटरप्राइजेज है उसके द्वारा अगर सप्लाई की जा रही है सर्विसेज, और जो सप्लायर है वो लोकेटेड कहां है, आउटसाइड इंडिया, अगर हम सप्लायर होंगे तो ये सिचुएशन में दिक्कत नहीं है। मतलब यहां पे सीधा सीधा फंडा क्या है कि जो आप हो वो इंडिया के अंदर हो और आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं वो आपकी ही एसोसिएट एंटरप्राइज से मिल रही हैं जो कि इंडिया के बाहर है। तो उस केस में आपको ये प्रोविजन यहां पे ध्यान रखना है कि भैया एंट्री की डेट, पेमेंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, एज सिंपल एज दैट। चलिए जी, तो आपने सबसेक्शन नंबर 2 देख लिया, सबसेक्शन नंबर 3 देख लिया, जो कि ये दोनों यूनिक थे। यूनिक का मतलब कि इन दोनों के अंदर प्रोविजन अलग था गुड्स के कंपैरिजन में। नाउ जो भी हम देखेंगे सबसेक्शन नंबर 4, सबसेक्शन नंबर 5, सबसेक्शन नंबर 6, ये सिमिलर है। ये सिमिलर है किसके, जो आपने गुड्स का आपने प्रोविजन पढ़ा हुआ था उसके सिमिलर चलेगा। देखिए क्या है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय सप्लायर द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी। तो आपने वाउचर्स वाला केस देखा था जो कि एक्सचेंजेबल होता है। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी क्या करती है, कहीं और से वाउचर्स परचेज करती है और अपने एम्प्लॉइज में बांट देती है। तो एम्प्लॉइज में बांट देती है, वो आप गुड्स परचेज करने के लिए यूज कर सकते हो और आप उसको सर्विसेज लेने के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने क्या प्रोविजन पढ़ा था कि अगर तो वो सप्लाई जो है वो आइडेंटिफाइबल है एट दैट पॉइंट, मतलब कि जब ए कंपनी ने बी लिमिटेड से, सपोज ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से वाउचर्स परचेज किए और उसके बाद उसको वो एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो जब ए ने वाउचर्स को परचेज किया उस टाइम पे ही अगर जो वो वाउचर्स हैं वो आइडेंटिफाइबल हैं, जो वाउचर्स हैं वो आइडेंटिफाइबल है, मतलब वो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि उस वाउचर्स की वैल्यू क्या है, तो उस केस में हम कहते हैं कि भैया जिस डेट में ये वाउचर इश्यू हुआ, मतलब बी ने ए को दिया, उस डेट को ही हम मान क्या लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में जब ए अपने एम्प्लॉय को बांटेगा और एम्प्लॉय जब उसको आगे जाके रिडीम करेगा, मतलब कि गुड्स के लिए था तो वो गुड्स परचेज करेगा और वाउचर का यूज करेगा, सर्विसेज के लिए था तो सर्विसेज अवेल करेगा और वाउचर का यूज करेगा, तो जिस डेट पे भी उसको रिडीम करेगा तब जाके पता लगेगा कि रिडेम्पशन वैल्यू क्या थी। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो वाउचर मिला है और 500 रुपीज का वाउचर है कि 500 रुपीज जो है वो बिग बाजार में जाके बंदा रिडीम कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे आपका जो ये अमाउंट है, जो वैल्यू है वो आइडेंटिफाइबल है। तो उस केस में हम रिडम्पशन डेट का इंतजार नहीं करेंगे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर को ही मान लेंगे क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सपोज करो कि वो वाउचर और वाउचर में कहा गया है कि 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, इस वाउचर को आप 10% डिस्काउंट के लिए आप अवेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर बिग बाजार में जाके, तो उस केस में आपको नहीं पता ना कि एम्प्लॉय जाके क्या प्रोडक्ट खरीदेगा और क्या प्रोडक्ट खरीदेगा, उस पे 10% कैलकुलेट करके कितना अमाउंट निकल के आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर की डेट पे हम टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये एक्स जाके कब उसको रिडीम करेगा, और रिडीम करेगा तो वो सपोज करो 20,000 रुपए का सामान खरीदेगा और तब जाके उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा विच इज 2,000 रुपीज, और इस 2,000 रुपीज जब ये आइडेंटिफाई हो गया तब जाके आप टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करोगे, मतलब कि इस रिडेम्पशन की डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मानोगे और बेस्ड ऑन दैट आपकी टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, सेम प्रोविजन है, हमने गुड्स में पढ़ा था, सेम प्रोविजन आपके सर्विसेज में आ रहा है कि भैया आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर ले लो, अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है या कोई और केस है तो उस केस में डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर ले लेंगे अपन। ठीक है सर, उसके बाद सबसेक्शन नंबर 5 हमने देखा था। 5 में क्या देखा था कि अगर हमारा जो सबसेक्शन नंबर 2 है, सबसेक्शन नंबर 3 और सबसेक्शन नंबर 4 है, 2 किसका था, फॉरवर्ड चार्ज का, सबसेक्शन नंबर 3 किसका था, रिवर्स चार्ज का, सबसेक्शन नंबर 4 किसका था, वाउचर का। अगर ये तीनों के तीनों हम ना लगा पाए, अगर इन तीनों के तहत हम टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट ना कर पाए तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको रेसिड्यूअरी प्रोविजन दिए गए हैं। और क्या कह रहा है कि भैया अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने की जरूरत है तो उस केस में जो भी ड्यू डेट होगा उस रिटर्न फाइल करने की, उस डेट को हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर वो भी नहीं है तो उस केस में जिस दिन टैक्स उसका जमा किया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा जिसकी भी लायबिलिटी अराइज हुई है, उस डेट को हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई तो अपने को मानना ही है, तो उस केस में अगर हम अपने प्रोविजन से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसी के ऊपर छोड़ दो कि भैया रिटर्न फाइल करने की जरूरत है तो रिटर्न की ड्यू डेट जब होगी उस डेट को मान लो टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर रिटर्न फाइल करने की भी आवश्यकता नहीं है तो उस केस में हम कह रहे हैं कि जिस दिन वो नेक व्यक्ति जो होगा वो जाके टैक्स को जमा कर देगा, उस जमा करने वाली डेट को हम मान लेंगे क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो रेसिड्यूअरी प्रोविजन है, ऑल्दो यहां तक आप कभी आओगे नहीं, जनरली आप ऊपर ही निपट जाओगे, अपना प्रोविजन आपका सॉल्व हो जाएगा। बट स्टिल अगर इन एनी केस अगर हम सबसेक्शन नंबर 2, 3 और 4 को अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो सबसेक्शन नंबर 5 आपको एक जादू की छड़ी दे रहा है और 2 बातें बता रहा है कि भैया अगर रिटर्न फाइल करने की जरूरत है तो उस सिचुएशन में रिटर्न की क्या निकाल लो, ड्यू डेट, कि जिस दिन वो फाइल होना चाहिए था उसकी क्या ड्यू डेट थी, उस डेट को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर रिटर्न की भी आवश्यकता नहीं है तो जिस दिन वो टैक्स जमा किया जाएगा उस
पेमेंट की डेट को हम मान लेंगे क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। एज सिंपल एज दैट। नाउ आपने लास्ट सबसेक्शन देखा था जिसके अंदर एडिशनल वैल्यू की बात हुई थी गुड्स के केस में, सेम टू सेम आएगा आपका सर्विसेज के केस में भी, कि अगर आपने डिलेड पेमेंट की वजह से किसी से आपने इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी चार्ज किया तो ऑब्वियसली बात है आपको एडिशनल मिला है आपकी वैल्यू के अंदर, कि आपको 6,000 रुपीज मिलने चाहिए था, आपने गुड्स बेचा था या आपने सर्विसेज प्रोवाइड की थी, और उस केस में अगर उसने लेट पेमेंट किया तो आपने उससे 500 रुपए एक्स्ट्रा लिया, आपको कुल पैसे कितने मिले, 6,500 रुपए मिले। तो ऑब्वियसली बात है इस 500 रुपए के ऊपर टैक्स दिया जाएगा, लेकिन कब, जब ये 500 रुपए आपको रिसीव हो जाएंगे। तो सेम प्रोविजन था, कुछ खास नहीं, कि उस केस में क्या होगा, शैल बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, मतलब कि 6,000 हो सकता है उसने पहले दे दिया और कह रहा है जी 500 रुपए का जो ब्याज है वो बाद में दूंगा, तो जिस दिन उसको वो ब्याज मिल जाएगा, जिस दिन उसको वो पेनल्टी लेट फी मिल जाएगी, किसको, सप्लायर को, उस दिन माना जाएगा कि वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई है और उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स पेमेंट किया जाएगा, लायबिलिटी उसकी उसके बाद जाके अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल था सबसेक्शन नंबर 6। नाउ दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 13 जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 6 तक प्रोविजन देखे, जिसमें काफी सारी सिमिलरिटी थी गुड्स से और थोड़ी बहुत अलग चीजें थी जो कि हमने देखा सबसेक्शन नंबर 2 में और सबसेक्शन नंबर 3 में। नाउ सेक्शन नंबर 31 जो है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है किसके ऊपर, सेक्शन नंबर 13 के ऊपर। तो इसलिए कहा गया कि सेक्शन नंबर 12 जब पढ़ो तब भी आपको सेक्शन नंबर 31 पढ़ना है, और जब सेक्शन नंबर 13 पढ़ो तब भी आपको सेक्शन नंबर 31 पढ़ना है, ताकि आपको यह पता लगे कि भैया टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू करना कब है। सेक्शन नंबर 31 आपको बताएगा कि कब आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना होता है। ठीक है, चलिए जी, तो इसका सबसेक्शन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज शैल बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब कि जब आपने सर्विस अपनी देना कंप्लीट कर लिया, जब आपका सर्विस जो प्रोवाइड करना था वो आप कर चुके हो, उससे पहले या उसके बाद, बट किंतु परंतु विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड, क्या पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है वो भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ऑल्दो मैं पीछे आपको बता चुका हूं। इशू अ टैक्स इनवॉइस शोइंग द डिस्क्रिप्शन वैल्यू टैक्स चार्ज देयरऑन एंड सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब क्या इनवॉइस इसको इशू कर देना है, अपनी सर्विसेज जो आप दे रहे हो उससे पहले कर दो या उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि भैया बाद में अगर करोगे तो जो आपको प्रिस्क्राइब पीरियड दिया गया है उसके अंदर अंदर ही करना पड़ेगा, उससे ज्यादा बाद आपको नहीं मिल पाएगा। नाउ प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइजर डाला गया कि भैया गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो टैक्स इनवॉइस की जगह पे कोई और डॉक्यूमेंट को भी वहां पे ला सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि टैक्स इनवॉइस ही इशू किया जाए। तो क्या कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी मेंशन्ड देयरइन स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, क्या कह रहा है कि कुछ कैटेगरी ऑफ सर्विसेज को स्पेसिफाई कर सकते हैं जिसके अंदर एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड इन रिलेशन टू सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी अ टैक्स इनवॉइस, मतलब कि कोई और डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा और उसको भी हम टैक्स इनवॉइस मान के चलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स इनवॉइस इशू ना किया जाए, उन सर्विसेज के अंदर टैक्स इनवॉइस इशू करने की आवश्यकता नहीं है, माफ कर दिया जाए, तो ऐसा भी किया जा सकता है। ऑल्दो आपको ये डीप में पढ़ने को मिलेगा ऐसी सिचुएशन कब होती है, जब हम सेक्शन नंबर 31 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी, फिलहाल ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। नाउ सबसेक्शन नंबर 5 क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन नंबर 3 इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करें तो उस केस में क्या कह रहा है आपको, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का और उसके अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप ड्यू डेट जो है वो असर्टेन कर सकते हो, ड्यू डेट फाइंड आउट कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपको क्या कर लेना है, अपना इनवॉइस इशू कर देना है। मतलब ड्यू डेट अगर असर्टेन है तो ऑब्वियस सी बात है जो ड्यू डेट है, जिस दिन पेमेंट की ड्यू डेट है उस दिन इनवॉइस इशू कर दो या उससे पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। Where the due date of payment is not ascertainable, उस केस में क्या करेंगे, from the contract the invoice shall be issued before or at the time where the supplier of services receive the payment। मतलब जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसको जब पेमेंट मिल जाएगी, मतलब यहां पे क्या कहा गया, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, और यहां पे क्या कहा जा रहा है, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। ऑब्वियसली बात है जब आपको ड्यू डेट नहीं पता तो उस केस में तो जब पेमेंट आ जाएगी उस डेट पे या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है। लेकिन जब आपको कॉन्ट्रैक्ट के तहत पता है कि ड्यू डेट क्या है तो आप पेमेंट का इंतजार नहीं करोगे, हो सकता है पेमेंट लेट आए, तो उस केस में आपको ड्यू डेट के दिन या फिर उससे पहले अपना इनवॉइस इशू कर देना है। दो बात होती है सिंपल। तीसरी बात क्या कह रहा है, where the payment is linked to the completion of an event the invoice shall be issued on or before the date of completion of that event। मतलब क्या हुआ
कि अगर एक कोई पर्टिकुलर इवेंट चल रहा है, मतलब मल्टीपल आप सर्विसेज दिए जा रहे हो और आपको पता है कि पेमेंट जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि पेमेंट जो है वो आपको कब मिलेगा, जब वो इवेंट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उस केस में ऑब्वियस ही बात है कि जब आपका कंप्लीशन हो जाएगा इवेंट का, उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इश्यू कर देना है। तो ये 3 प्रोविजन आ रहे हैं बेसिकली कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के केस में, कि अगर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई का सिचुएशन है तो उस केस में आपको देखना है कि ड्यू डेट है क्या। अगर ड्यू डेट है तो उस दिन या उससे पहले आप इनवॉइस इश्यू कर दो। ड्यू डेट अगर नहीं है तो जब पेमेंट मिली, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इश्यू कर दो। और अगर कंप्लीशन ऑफ इवेंट का सवाल है तो इवेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इश्यू कर देना है। ठीक है जी, 3 सिंपल सी बातें हो गई। अब इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता आपका आता है सबसेक्शन नंबर 6, सेक्शन 31 का। क्या बात कह रहा है ये? In a case where the supply of services ceases under a contract before the completion of supply, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases, and such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such cessation। मतलब क्या हुआ कि भैया कोई किसी को सप्लाई दे रहा था, सपोज 50,000 का उसको किसी को सर्विस प्रोवाइड करना था, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज उसका चल रहा था, लेकिन 20,000 के बाद जो सप्लाई की जा रही थी सर्विसेज की, वो सीज हो गई, मतलब सप्लाई होना बंद हो गया। तो ऑब्वियस की बात है कि अगर कोई ऐसी डेट आ जाती है जिसके अंदर वो कहा जा रहा है कि मैं आगे जो अपनी सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, यहां तक सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, बात खत्म हो जाती है, यहां तक की पेमेंट मेरे को दे दो, तो उस केस में आपको इनवॉइस कब इशू करना है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस दिन सप्लाई आपका सीज हो गया, सप्लाई मिलना बंद हो गया, सप्लाई आपने देना बंद कर दिया, तो उस केस में जिस दिन आपने सप्लाई देना बंद कर दिया, उस डेट पे या उससे पहले आपको क्या करना है? अपना इनवॉइस इशू कर देना है। और ऑब्वियस सी बात है कि उतने ही इनवॉइस की आपको पेमेंट भी रिसीव होगी। ठीक है, चलिए जी, तो जिस दिन भी आपने अपना जो सप्लाई था वो देना बंद करोगे, इन मिड अगर बंद करेंगे, बिफोर कंप्लीशन अगर आप बंद करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है जिस डेट पे अब वो सेसेशन होगा उस डेट से पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड थी, जहां पे हम एक इवेंट की बात कर रहे थे, तो इवेंट कंप्लीशन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगर आपने कंप्लीशन से पहले ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, अपनी सर्विसेज देना बंद कर दी, तो जब आप सर्विसेज देना बंद करोगे उससे पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ी सी बात करते हैं टाइम लिमिट के ऊपर। जैसे कि हमने पीछे देखा प्रिस्क्राइब्ड कहा गया, प्रिस्क्राइब्ड को समझना तो पड़ेगा ना, प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है, तो ऑल्दो मैं आपको बता चुका हूं, बट देखो टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस, तो क्या टाइम लिमिट कहा जा रहा है? द इनवॉइस रेफर्ड टू इन रूल 46 इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सिंपली कहा गया कि 30 दिन के अंदर आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज जिस दिन खत्म हो गया, मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के बाद के 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस जो है वो इशू कर देना है। आगे बढ़िए, provided that where the supplier of services is an insurer, banking company, financial institution including NBFC, मतलब अगर इस टाइप के प्राणी हैं आपके सप्लायर ऑफ सर्विसेज, तो उस केस में इनको क्या कहा गया कि तुम्हें 15 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे। द पीरियड विद इन विच द इनवॉइस और एनी डॉक्यूमेंट इन लिeu of thereof is to be issued shall be 45 days from the date of supply of services। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज से 45 दिन के अंदर इनको इशू कर देना है। तो इन जनरल आपको याद रखना है क्या? 30 दिन, अदरवाइज बैंकिंग एनबीएफसी के केस में आपको याद रखना है कितना? 45 डेज। ठीक है सर। नाउ प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अब ये प्रोविजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको डिस्टिंक्ट पर्सन की थोड़ी सी सिचुएशन को यहां पे याद दिलाएगा। तो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन इंश्योरर और अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अ एनबीएफसी और अ टेलीकॉम ऑपरेटर, ये ऐड हुआ, ध्यान रखना, और अ टेलीकॉम ऑपरेटर और एनी अदर क्लास ऑफ सप्लायर और सर्विसेज, एनी अदर मतलब बाकी सब यहां पे इंक्लूड हो गए, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब कि डिस्टिंक्ट पर्सन आपने पढ़ा था पीछे, सेक्शन 25 इसको डिफाइन करता है कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, ऑल्दो और डीप में आप आगे चल के पढ़ोगे। तो अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर सर्विसेज जो है वो सप्लाई की जा रही हैं, तो उसके इसमें क्या कहा जा रहा है? मे इशू द इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम सच सप्लायर रिकॉर्ड द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सप्लायर ने उस सर्विस को कब रिकॉर्ड किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर, जो आपका क्वार्टर है वो एंड होने से पहले ड्यूरिंग विच द सप्लाई वॉज मेड। मतलब कि अगर किसी को सप्लाई किया गया है लेट्स से 25 अप्रैल को, तो आपने इस सप्लाई को कब रिकॉर्ड किया वो डेट ले लो, उस डेट पे आपको इनवॉइस इशू कर देना है।
नहीं तो एट लास्ट आपको कौन सी डेट मिलेगी? 30 जून की, जब आपका ये क्वार्टर जो होगा अप्रैल से जून का वो खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में थोड़ा सा रूल आपको डिफरेंट किया गया। डिस्टिंक्ट पर्सन बेसिकली क्या होता है कि एक ही बैंक है, सपोज HDFC ही एक बैंक है, एक स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट के अंदर है, एक स्टेट ए है एक स्टेट बी है, यहां का GST नंबर अलग है, यहां का GST नंबर अलग है। तो उस केस में अगर ये आपस में कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को तो ये कहलाएंगे क्या? डिस्टिंक्ट पर्सन। तो उस केस में क्या कहा जा रहा है कि जब आपने सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड की तो ऑब्वियसली बात है आपने जो सप्लायर ऑफ सर्विस होगा, मतलब ए अगर बी को सर्विस दे रहा है तो ए ने इस सर्विस को जो प्रोवाइड किया इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। तो जिस दिन वो रिकॉर्ड करेगा उस दिन उसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए या उससे पहले इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। नहीं तो अंततः आपको लास्ट डेट क्या रखनी है कि जब भी ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उसका जो क्वार्टर एंड होगा उससे पहले पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया था कि अगर अप्रैल की बात करें तो 30 जून से पहले पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है। ये भी एक यूनिक केस आया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में जनरली इस टाइप का सवाल पूछने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बट थोड़ा यूनिक है इसलिए आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ खास नहीं, आपको ध्यान रखना है कि जब भी सेक्शन 13 पढ़ो तो साथ में सेक्शन नंबर 31 को भी पढ़ लेना और रूल नंबर 47 को भी पढ़ लेना, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब की बात करेगा और प्रिस्क्राइब का जो व्याख्या है वो रूल नंबर 47 में किया गया है। सेक्शन 31 बात करेगा कि इनवॉइस इशू कब हो जाना चाहिए था और उसकी बातें की व्याख्या की गई है सेक्शन नंबर 31 के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपस में क्या है, सारे के सारे लिंक्ड प्रोविजंस। चलिए जी, तो आई होप आपने पूरा का पूरा प्रोविजन सेक्शन 13 और इसके रिलेटेड जो भी बातें थी वो सब समझ लिया है। आपको एनालिसिस की ऑल्दो जरूरत नहीं है, आप एनालिसिस खुद से भी पढ़ के आप आराम से समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहा है सेक्शन और क्या मैंने बातें उसको समझाई है जब आप इसको रीड आउट करोगे। बट स्टिल नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप उसको एक बार रीड आउट कर लेंगे, उसके प्रोविजन, उसमें कई सारे इलस्ट्रेशंस हैं, उनको रीड आउट करते हुए समझ लेंगे और डीप मैनर में। तो आप अगर उसको एक बार सुन लोगे तो आपको और तमीज से आपके दिमाग में ये जो है वो छप जाएगा। चलिए जी, तो फिलहाल इतना ही। ये हमने देखे स्टैच्यूटरी प्रोविजन, नेक्स्ट पार्ट में इसका कवर करेंगे एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय।